वेलकम ऑल, वेलकम टू शुभ्रा क्लासेस। आज हम देखेंगे कार्यपुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 की, जिसमें आज का हमारा पाठ रहेगा कैसे बने घर। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें इन दोनों घरों को देखना है। सबसे पहले जो बना हुआ है वह है रानी का घर और दूसरा है शालिनी का घर। तो दोनों में क्या डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। देखेंगे कि रानी का घर कैसा बना हुआ है। यह बांस के खंभों के ऊपर बना है और दूसरा जो शालिनी का घर है वह बर्फ वाले इलाके में बना हुआ है। अब इसके बाद हम इन प्रश्नों को देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रानी का घर कौन से क्षेत्र में है। रानी का घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। दूसरा प्रश्न है, रानी का घर बांस के खंभों पर क्यों बना होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ रानी का घर बांस के खंभों के ऊपर बना है। क्यों बना है इसका रीज़न हम जानेंगे। रानी का घर बांस के खंभे पर इसलिए बना है क्योंकि बांस पानी और कीचड़ में जल्दी सड़ते और गलते नहीं हैं। चलिए आगे चलेंगे। शालिनी का घर कौन से क्षेत्र में है, विवरण लिखिए। शालिनी का घर ऐसे क्षेत्र में है जहां बर्फ अधिक पड़ती है। इन घरों की छतें ढालदार होती हैं, जिससे रात भर पड़ने वाली बर्फ छतों पर इकट्ठा न होकर नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट है, रानी के समान घर में रहने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए। ऐसे घरों में रहने वालों को रेंगने वाले जीवों और दूसरे जहरीले कीड़ों से सावधान रहना होता है। नेक्स्ट है, शालिनी का घर बनने में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा। शालिनी का घर बनने में ईंट, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी आदि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, रानी और शालिनी के घर की छत में क्या अंतर है। दोनों घरों की छतें लगभग समान ढालू आकार की हैं, लेकिन शालिनी के घर की छत रानी के घर की छत से ज़्यादा मजबूत है। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 1 है, नौका घर का इस्तेमाल कैसी जगह पर किया जाता है। तो बच्चों जो हम पिक्चर में देख रहे हैं यह है नौका घर, जहाँ पर झील, तालाब आदि पाए जाते हैं। ऐसी जगहों पर नौका घरों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आपको नौका घर में रहना अच्छा लगेगा और क्यों। हाँ, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह एक चलता फिरता घर है। नेक्स्ट है, आपने कहाँ कहाँ तंबू लगे हुए देखा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र या कहीं पर रहने का संकट आ जाए वहाँ लोग तंबू बनाकर रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मान लो आपको तंबू में 2 दिन अकेले रहना है और सिर्फ 10 चीज़ें लेकर जाना हो, तो आप कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाएंगे। आंसर है इसका मोमबत्ती, टॉर्च, माचिस, लाठी, खाने पीने का कुछ हल्का सामान आदि। प्रश्न नंबर 5 है, तंबू आपके घर से किस तरह अलग है। तंबू रहने के लिए अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं, जबकि घर स्थायी रूप से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फिर प्रश्न नंबर 1 है, सेम हेडिंग है, सेम ही चैप्टर है, कैसे बने घर। नीचे दिए गए घर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो हम यहाँ पर 2 इमेजेस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह होता है जो पेड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं घर। पेड़ों पर घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ जंगल और जंगली जानवर अधिक पाए जाते हैं। नंबर 2 है इसी में, ये घर पेड़ों की शाखाओं के बीच बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इमेज है इग्लू की, जहाँ चारों तरफ वर्ष भर बर्फ ही बर्फ रहती है। ये बर्फ से बनते हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर घरों को देखना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चित्र में दिखाया गया घर किससे बना है। जो हम यहाँ इमेज देख रहे हैं वह घर किससे बना है, घास फूस और मिट्टी का बना है। ऐसे घर कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान में।
नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। फिर दूसरी इमेज है, सेम क्वेश्चन है। चित्र में दिखाया गया घर अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ हम देख सकते हैं बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतें क्यों बनाई जाती हैं? जगह की कमी होने के कारण। क्योंकि बड़े शहरों में जगह की कमी होती है, इसलिए फ्लैट सिस्टम होता है। वहाँ पर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं। इनमें ऊपर नीचे आने जाने के लिए क्या व्यवस्था होती है? लिफ्ट लगी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, हमें हर क्षेत्र में अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न होता है? आंसर है, ज़मीन की उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति के कारण घर अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1, अंतर बताइए। हमें डिफरेंस बताना है किसके बीच में? गांव के घरों में और शहर की इमारतों में। हम यहाँ पर 2 इमेजेस देख रहे हैं, एक है गांव के घर का और दूसरा है जो शहर में इमारतें बनाई जाती हैं। उन दोनों में हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं? कुछ यहाँ पर सब हेडिंग्स हैं, उस बेसिस पर हम ये डिफरेंस को बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सुविधाएं। तो गांव के घर में देखेंगे घर हवादार होते हैं, बिजली की सुविधा कम या नहीं होती है, पानी पूरे घर में एक जगह होता है। और मजबूती कैसी होती है गांव के घर में? कम मजबूत होते हैं क्योंकि मिट्टी घास आदि के बने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुविधाएं देखेंगे शहरों की इमारतों में हवा की सुविधा कम होती है क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए हवा की सुविधा कम होती है। बिजली व पानी की सुविधा अच्छी होती है, अधिक मजबूत होते हैं क्योंकि कंक्रीट लोहे आदि का प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट सब हेडिंग है कमरे। गांव के घर में देखेंगे कमरे 1 या 2 तथा बड़े कमरे। कचरा ले जाने की व्यवस्था गांव के घर में घर के बाहर कूड़े के ढेर पर कचरा डालते हैं। और नेक्स्ट है घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें, मिट्टी, घास, लकड़ी आदि। वहीं दूसरी तरफ शहर की इमारतों में हम देखेंगे कमरे, अधिक कमरे, बड़े और छोटे। कचरा ले जाने की व्यवस्था, कचरा लेने के लिए कचरा गाड़ी आती है। और घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा आदि। नंबर 2, लोगों को गांव से शहरों की ओर जाने की आवश्यकता किन किन परिस्थितियों में पड़ती है? आंसर देखेंगे अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सुविधा, गांव की तुलना में बेहतर सुविधाएं, रोजगार के पर्याप्त अवसर आदि। नेक्स्ट है कैसे बने घर हेडिंग है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके घर में किस प्रकार का कचरा होता है? आप उसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं? लिखिए। तो बच्चों, हमारे घर में सूखा और गीला कचरा होता है, हम उसे अलग अलग डस्टबिन में डालकर अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, तालिका में दी गई वस्तुओं में से जिन चीज़ों से खाद बन सकती है उन पर सही का निशान और जिनसे खाद नहीं बन सकती है उन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही का निशान लगाना है जिनसे खाद बन सकती है, और जिनसे नहीं बन सकती है वहाँ हमें गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट है भूसा, बन सकती है, सही है। सूखे फूल, सही है। पेंच और कीले, गलत है ये। प्लास्टिक की चूड़ियाँ, ये भी गलत है, इनसे खाद नहीं बनाई जा सकती। बचा हुआ खाना, यस, बन सकती है। मरे हुए जानवर, यस, इनसे भी खाद बन सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम नीचे दिए गए हैं। यहाँ 4 कदम दिए गए हैं लेकिन सही ऑर्डर में नहीं है, तो हमें सही ऑर्डर को बताना है कि किस तरीके से हम रसोई के कचरे को खाद में बदल सकते हैं। तो सही ऑर्डर है अ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक दें। जो हम गड्ढा बनाएंगे उसको सबसे नीचे उसके क्या डालेंगे, रेत। नेक्स्ट है कचरे को एक गड्ढे में डालें, उसी गड्ढे में हम कचरे को डालते जाएं। फिर है केंचुए डाल दें और लास्ट में है गड्ढों को बोरे या घास से ढक दें। फिर उसको ढक दिया जाता है, इस तरीके से खाद बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट है इसमें सूखे कचरे के निस्तारण में 4R। 4R में मतलब R जो है वो 4 टाइम्स आया है। फर्स्ट है R से रीयूज़, नेक्स्ट रिफ्यूज़, नेक्स्ट रिड्यूस और रिसाइकल का विवरण लिखिए। इनका क्या मीनिंग होता है।
सबसे पहले होता है रीयूज, हिंदी में कहते हैं पुनः उपयोग। विवरण देखेंगे, कचरे का फिर से उपयोग करना। नेक्स्ट रिड्यूस, कम उपयोग, कचरा कम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है रिफ्यूज, मना करना। पॉलीथीन आदि का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें उसके ऑप्शंस देखने चाहिए। फिर है रिसाइकल, पुनः निर्माण, बहुत से सूखे कचरे का फिर से निर्माण करना। तो हम फिर से उन कचरों को रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 4R का मीनिंग। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ों को आप रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल कर सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, हमें उनको कैटेगराइज करना है। हेडिंग्स दिए गए हैं, उस हेडिंग्स के अंदर हमें लिखना है। तो सबसे पहला है रीयूज, मतलब पुनः उपयोग। हम इनमें से किन चीज़ों का पुनः उपयोग कर सकते हैं? सबसे पहले है पानी, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, कांच की बोतल। नेक्स्ट है रिड्यूस, कम उपयोग हम किसका करेंगे? सूखे पत्ते, गोबर, बचा हुआ खाना, कागज़। फिर है रिसाइकल, पुनः निर्माण, लोहे का पुराना सामान, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, बिजली का सामान, गाड़ी के टायर, कागज़। इस तरीके से इन चीज़ों को हमें कैटेगराइज करना है। नंबर 3 है प्लास्टिक की थैली को 4R पद्धति में किस तरह उपयोग किया जाता है, लिखिए। तो बच्चों, जो प्लास्टिक की थैली हमें बाज़ार में मिलती है उसका हम पुनः उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? प्लास्टिक की थैली का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस थैली का उपयोग कम किया जा सकता है, उपयोग करने से मना किया जा सकता है, इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है। आपके घर का कूड़ेदान जब भर जाता है तो घर के सदस्य उसका क्या करते हैं? जब घर का कूड़ेदान भर जाता है तो उस कचरे को बाहर इकट्ठे कूड़े पर पहुंचा दिया जाता है। नंबर 2 है कचरा ले जाने वाला आदमी कचरा लेकर कहाँ जाता है? तो बच्चों, कचरा ले जाने वाला आदमी उस कचरे को जहाँ पर पूरे शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर ले जाता है। नंबर 3 है अगर कचरा उठाने वाला कचरा उठाने का काम न करे तो क्या होगा? तो बच्चों, ऐसी स्थिति में बहुत ही परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं। यदि ऐसा होता है तो चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। ऐसी स्थिति में साफ सफाई की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पेज पर आएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है? यदि साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे आसपास गंदगी फैल जाएगी जिससे बीमारियां फैल जाएंगी। प्रश्न नंबर 5 है दैनिक जीवन में आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हो जिससे कम से कम कचरा उत्पन्न हो? किन्हीं 5 सुझावों को लिखिए। तो बच्चों, हम सुझाव तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन हमें केवल 5 बताने हैं जो आप कर सकते हैं कचरा कम करने के लिए। नंबर 1 है पॉलीथीन का प्रयोग न किया जाए। नंबर 2 है कचरे को रिसाइकल किया जाए। नंबर 3 है कचरे को पुनः प्रयोग किया जाए। पुनः प्रयोग किस प्रकार से होगा? जैसे पॉलीथीन में हम अगर सामान लाते हैं तो उसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर सामान पॉलीथीन में पैकेट्स में आ रहा है, तो उसको हम फिर से साफ करके रीयूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 है खाद बनाएं और नंबर 5 है ऑनलाइन बिलों का भुगतान करें। ठीक है बच्चों, तो ये था कैसे बने घर के अभ्यास प्रश्न, और इसी के साथ इस पार्ट के प्रश्न उत्तर यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।